सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़रीन, इंतखाबात की गहमा गहमी है और इस सब में अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा नज़र अगर किसी हलके या शहर पर है तो वो तख्ते लाहौर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनके नून लीग पर जो ताबड़तोड़ बयानात हैं उसका सिलसिला अभी तक जारी है। अच्छा, दूसरी जानिब नून लीग की जानिब हम देखते हैं कि नून लीग किसी भी बयान का उस तरीके से जवाब नहीं दे रही है जिस तरह कि लगता है कि शायद दे। अच्छा, दूसरी जानिब काफ लीग की नून लीग से जो सीट एडजस्टमेंट है उसकी नाकामी फ़िलहाल नज़र आती है, जिसके बाद लगता ये है कि काफ लीग हिसाब चुकता करना चाह रही है और शायद यही वजह है कि चौधरी सरवर साहब जो कि काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं वो पीपल्स पार्टी की मुहिम करते नज़र आते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा बात भी हो रही है, चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। यकीनन ये अपनी नौयत का एक अहम और मुनफरिद मंजर है। इसी सब पे बात करने के लिए और बहुत से सवालात मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, तो आपको रहनुमा पीपल्स पार्टी कहें या काफ लीग कहें, क्योंकि बात ये हो रही है कि आप ओहदेदार काफ लीग के हैं लेकिन मुहिम आप पीपल्स पार्टी की चला रहे हैं। ये क्या गुत्थी, आज सुलझा दें इसे। देखें, मेरा ख्याल है कि जो लोग तो सियासी सूझबूझ रखते हैं वो तो इस नौयत को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो लोग सियासी सूझबूझ नहीं रखते तो वो इस किस्म के सवालात उठाते हैं कि जी लीडर आप काफ लीग के हैं और सपोर्ट आप पीपल्स पार्टी की 127 में कर रहे हैं। पहली बात यह है कि काफ लीग का किसी भी जमात के साथ पंजाब में या पाकिस्तान में इत्तेहाद नहीं है। जब हमारा किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं है तो सीनियर लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया कि जिस इलाके में भी हमारे कारकुन हैं, हमारे लोग हैं, वो उस इलाके में जो चीज़ बेहतर समझते हैं जमहूरी तरीके से अपना फ़ैसला जो है वो कर लें। तो मैं भी अपना ज़ाती तौर पर मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैंने जो है लाहौर में बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है काफ लीग के कैंडिडेट्स की कैंपेन नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक पूरा दिन जो है वो गुजरात में गुजारा है, बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन की है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि गुजरात से ज़्यादा सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो जीतेगी और इंशाअल्लाह गुजरात में चौधरी शुजात साहब की बहुत गुडविल है और शाफे साहब और सालिक साहब और हुसैन उलाही साहब वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर काफ लीग जो है वो जीतेगी। परसों मैं जुमेरात के दिन हमारे कैंडिडेट हैं गुराया साहब शेखुपुरा में काफ लीग के कैंडिडेट की हमायत में जो है वहाँ पर जलसा कर रहा हूँ। अतवार को शोरकोट में माधू लाल साहब हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी कैंपेन के लिए मैं जा रहा हूँ। तो ये तासर गलत है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है लाहौर में बिलावल भुट्टो की कैंपेन जो है वो कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो का ये जो फ़ैसला है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का बहुत अच्छा फ़ैसला है और जुर्रतमंदाना फ़ैसला है और अगर लाहौर से वो कामयाब होते हैं तो इससे वफाक को एक अच्छा मैसेज जाएगा, फेडरेशन के लिए अच्छा है। हमें सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि जो हमारी नेशनल जमातें हैं वो तमाम सूबों में मौजूद हों। चौधरी साहब, लाहौर से आप बिलावल को कामयाब होता देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर मिला और जिस तरीके से हमारी कैंपेन यहां पर हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों की तरफ से और लाहौर लोग जो हैं इसको बहुत वेलकम कर रहे हैं और ये भी लोगों की याददाश्त इतनी है कि उनको ये भी मालूम है कि आज से 35 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 1988 के इलेक्शन में यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ा था
और फिर वो वज़ीर आज़म बनी थी और मुल्क की सबसे कम तरीन उम्र की वज़ीर आज़म थी। तो लोग तो इसको भी कह रहे हैं कि लाहौर से बिलावल जो है वो जीतेगा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बनेगा। और इससे मैं समझता हूँ कि उनके इस फैसले से पीपल्स पार्टी को रिवाइवल हुई है पंजाब में। लोग बहुत इंथुजियास्टिक हैं और ये पीपल्स पार्टी के लोग मुझे बताते हैं कि 18-20 साल के बाद लाहौर में पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा जलसा जो है, कामयाब जलसा जो है हुआ है और लोगों में बहुत जोशो खरोश था। वो लोग जो है वो पैसे दे के नहीं लाए गए थे, किराए पे नहीं लेके लाए थे, तो लोग वहाँ पर जो आए थे अपनी खुशी के साथ आए थे और जलसे में एक बहुत बड़ी इंथ्यूजिज्म थी जिसकी बना पे मैं ये कह सकता हूँ। यानी आप ये बात मानते हैं कि जलसों में सियासी जमातें पैसे दे के किराए पे लोगों को लाती हैं? लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमने वो जो जलसा था उसमें ऐसा नहीं था। आपने बताया ना कैटेगोरिकली कि उस जलसे में ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ जलसे आपने फिर देखे अपने सियासी करियर में जिसमें ऐसा होता है? नहीं मालूम कि जमातें जो हैं हमेशा से ऐसे होते रहती हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, जरदारी साहब के साथ कोई मुआहदा हुआ है? इस हवाले से भी बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं, क्या कहेंगे? कि मैं आपसे ये बात बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी सपोर्ट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए अनकंडीशनल है। मेरे भुट्टो ख़ानदान के साथ पिछले 40 साल से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब आमरीत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी और उनके वालिद जो हैं उनको जुडिशल मर्डर हो गया था, फांसी दी जा चुकी थी, तो उन हालात में मैं उनके शाना बशाना खड़ा था और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के बेटे को यहाँ पर जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये फ़ैसला किया है, वो लोग जो हमारे साथ आमरीत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, बहुत से वहाँ से हमें टेलीफोन कॉल्स आई हैं, बल्कि कुछ लोग जो हैं वहाँ से बिलावल भुट्टो की सपोर्ट के लिए यूके से, यूएसए से और यूरोप से स्पेशली इस कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपका क्या स्टेटस है? आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जी, मैंने फ़ैसला किया कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा है। उसकी वजूहत थी, कुछ मेरे फैमिली के इश्यूज़ थे। मेरे भाई छोटे जो हैं, जो मुझसे 5 साल छोटे थे, वो फौत हो गए। वालदा मेरी बहुत ज़ईफ़ हैं, फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक़्त है। कुछ और भी वजूहत थी ज़ाती जिनकी वजह से मैंने इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया। अच्छा, इस पर जो कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, हालांकि आप इतने सीनियर हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं अपनी पार्टी के, तो वो तासुर गलत है कि टिकट तो मैंने ज़रा मेरी फिजा बात सुन लें डॉक्टर साहब। पहली बात तो यह है कि टिकट तो जो है मुस्लिम लीग काफ के वो तो मैंने तकसीम किए हैं पंजाब में। मैं पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, तो इसलिए ये कहना कि मुझे टिकट नहीं मिला, ये तो टिकट तो रख ही सकते थे। जी, मैंने कहा फिर अपने लिए टिकट आप रख सकते थे। देना मेरे लिए क्या मुश्किल था, बल्कि तो फिर तनकीद करने वाले क्या सोच के तनकीद करते हैं चौधरी साहब? नहीं, कई बातें तो आपको पता है कि कर देते हैं, बल्कि मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ये बात आप वेरीफाई कर सकते हैं, शाफे साहब से वेरीफाई कर सकते हैं, तारक बशीर चीमा साहब से वेरीफाई कर सकते हैं, सालिद हुसैन से वेरीफाई करते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं सीट एडजस्टमेंट पे भी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ूंगा। ठीक। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट का आपने जिक्र छेड़ दिया, ये क्या वजह है कि अभी तक किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट काफ लीग की नहीं हो पा रही है, क्या वजह? देखें, जो हमारी ये तो आप नहीं कह सकती कि किसी भी जमात से नहीं हो पा रही, इसलिए कि नेगोशिएशन तो सिर्फ एक पार्टी के साथ हो रही थी, मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन चूँकि मैं उन नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं कोई उसमें तफसील तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 3-4 दिन पहले तक तो हमें बताया गया था कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नून लीग ने जिन सीटों पे हमसे सीट एडजस्टमेंट करनी थी वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए,
जिसकी वजह से फिर फाइनल जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो सका। यानी नून लीग की तरफ से गलत हुआ आपके मुताबिक? नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको भी मालूम है कि 4 सीटें तो काफ लीग की थीं 2018 के इलेक्शन में एमएनए की, और 8 एमपीए की थी। तो मुझे तो ये बताया गया था कि ये सीटें जो हैं हमारे लिए गारंटीड हैं। अच्छा, आपने भी चौधरी शाफे का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, चौधरी साले का भी। चौधरी शाफे कल प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, चौधरी सरवर साहब, तो मैंने उनसे भी सवाल ये पूछा था कि भाई भाई के मद्दे मुकाबिल है, जिसको वो थोड़ा गलत समझ गए। तो मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये था कि चौधरी शुजा, चौधरी परवेज़, अब जो ख़ानदान में से अगर कोई खातून इलेक्शन लड़ती हैं, मतलब ख़ानदान का मुकाबला ख़ानदान से होता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? मैं तो यकीनी तौर पर समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी हमेशा ये कोशिश की है कि ख़ानदानों को जोड़ा जाए, ना कि उनको तोड़ा जाए। तो ये एक ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और यही वजह है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और सालिक साहब और शाफे साहब ये समझते थे कि उन्होंने नून के लिए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इसलिए वो समझते थे कि जब सीट एडजस्टमेंट की बात आएगी तो उनके साथ अच्छा रवैया जो है उनकी कुर्बानी की वजह से दिया जाएगा, लेकिन वो बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। अच्छा, चौधरी सालिक ये बात भी कह चुके हैं कि जी इलेक्शन जो है उसमें ख़ानदान वालों का जो मुकाबला है वो अच्छा नहीं लग रहा है, और कल चौधरी शाफे ने भी मेरे प्रोग्राम में भी कहा और आपने भी कहा, ये अफसोस की बात है। तो अभी भी आपको लगता है कि मामलात आगे जाके कोई बेहतर होते दिखाई देते हैं, कोई मतलब किसी के हक़ में दस्तबरदार हो जाए, या अब देर हो चुकी है? लेकिन देखें, कोई भी चीज़ जो है हरफ़े आखिर नहीं होती। हमने देखा है कि ख़ानदान आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन बाद में आपस में फिर उनका इत्तेहाद हो जाता है। सियासत में कोई भी चीज़ हर नहीं होती। आज एक सियासी पार्टी के साथ आपके अच्छे तल्कात होते हैं। आज से 6 महीने पहले पीडीएम जो थी, पीपल्स पार्टी, और काफ लीग और नून, ये सब इकट्ठे थे। अब काफ लीग का नून के साथ इत्तेहाद नहीं हो सका, पीपल्स पार्टी का जो है मद्दे मुकाबल हैं एक दूसरे के लाहौर में। तो सियासत में ये चीज़ें जो हैं होती रहती हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी तशवीश की बात भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, तशवीश की बात नहीं है। कल के हरीफ आज के हलीफ, और आज के हलीफ कल के हरीफ भी बन जाते हैं। तो इस हवाले से, आपके हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा पूछ लें कि आप अपनी पुरानी जमात से राब्ते कर रहे हैं, इस तरह की खबरें, या आपके दोस्तों की जानिब से खबरें दी जा रही हैं, या आपके जो हरीफ हैं उनकी जानिब से ये रूमर्स उड़ाई जा रही हैं? देखें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जिसका जी चाहता है, जो कहना चाहता है वो कह देता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर किसी भी पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, चाहे वो नून का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, वो अगर कोई बात करे तो फिर मैं टीवी पे उनके साथ डिबेट करने के भी तैयार हूँ, जो है उनसे बात भी करने के लिए तैयार हूँ। हक़ाइक़ फिर जो है पता चल जाएगा। लेकिन जब तक ये सिर्फ रूमर्स, गॉसिप, सोशल मीडिया है, तो इस पे मैं कमेंट जो है वो नहीं करूँगा। अच्छा, कुछ सहाफ़ी भी बड़ी अंदर की खबरें जो निकाल कर लाते हैं, वो भी इस तरह के दावे कर जाते हैं, और अंदर की खबरें देने के लिए भी ज़ाहिर बात है अंदर लोग बैठे होते हैं। ये खबरें कहीं ना कहीं से तो आती हैं ना चौधरी साहब। फिर ज़ाहिर बात हम सवाल पूछते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप तस्दीक कर दें, तरदीद करते हैं, दोनों हाल में खबर है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी दुनिया के मुल्क में आप देख लें, अगर मेरे बारे में ख़बर देनी है किसी सहाफ़ी ने, तो सबसे पहले वो करते हैं कि उसको फ़ोन करते हैं कि भाई ये खबर है, आप इस पे अपने कमेंट्स जो हैं दें, ये दुरुस्त है या नहीं है। हाँ। फिर उसको वो वे करते हैं और बेसिक एथिक्स भी है। लेकिन यहाँ तो मेरे बारे में खबरें आती हैं, मुझसे कोई पूछता भी नहीं है, सवाल भी नहीं करता है, तो इस क्या इसमें आप कर सकते हैं? चले, हमने तो आपसे पूछा ना, और आपसे सवाल भी पूछा, ठीक है, और आपने तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, और मैंने आपको जवाब भी दे दिया। ठीक है।
अच्छा, ये आपने कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कल इकट्ठा था आज अलग है। जैसे हमने पीडीएम देखा कि 16 महीने जमातें इकट्ठी रहीं, पहले एक दूसरे पर तनकीद करती रही, फिर जैसे ही ये इंटरिम सेटअप आता है फिर तनकीद जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। आगे जाके ये जमातें आपको किसी मखलूत सेटअप में हुकूमत में इकट्ठी नज़र आती हैं? देखिए जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन जमातों के जो पीपल्स पार्टी है उनकी अपनी एग्जेक्टिव कमेटी है या पार्लिमानी पार्टी है, वो फैसला करेगी। और काफ की जो हमारी पार्लिमानी पार्टी होगी, जो काफ की हमारी कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, नून की जो कोर कमेटी है वो फैसला करेगी। तो ये चीज़ें तो इलेक्शन के बाद जो हैं मेरे ख्याल में सामने आएंगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका बहुत अहम रोल जो है फ्यूचर की जो भी गवर्नमेंट होगी उसमें होगा। और मैं नहीं देख रहा कि कोई भी सियासी जमात जो है, बल्ला जो है वो तो अब निशान नहीं रहा है। तो इसलिए बाकी जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो तो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है। तो मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के पास जो है सादा भी, दूर थोड़ा तक दूर की बात है, सादा मेजॉरिटी भी होगी। अच्छा चौधरी साहब, ये सब बयानबाजियाँ हो रही हैं, अब भी तुंदो तेज निश्तर बरसाए जा रहे हैं तनकीद के गुस्से के बारे में, तो फिर जब कल को एक पेज पर यही लोग होते हैं और कहते थे मुल्क के कौम के वसीतर मफाद में, अवाम के वसीतर मफाद में इकट्ठे बैठ गए, तो अवाम इसी तरह हंसती है जैसे अभी आप मुस्कुराए हैं, अवाम फिर यकीन नहीं करती। आम का अगर मफाद हम सियासतदानों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ अगर अजीज़ होता तो क्या हम इस तरीके से आपस में लड़ाइयाँ करें? देखें, हकीकत यह है कि गलतियाँ सियासतदान करते हैं, गलतियाँ ब्यूरोक्रेसी करती है, गलतियाँ जुडिशरी करती है, गलतियाँ एस्टेब्लिशमेंट करती है, गलतियाँ अशराफिया करती है, और उसकी कीमत जो है पाकिस्तान के 95% गरीब लोग पे कर रहे हैं। उनके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं, उनके पास आटा ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास घी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। और मैं सैकड़ों लोगों ने तो मुझे अप्रोच किया है जिनके बच्चे जो हैं इम्तिहान में यूनिवर्सिटियाँ नहीं बैठने दे रही क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ीसें जो हैं अदा नहीं की। तो लोग एक बहुत हार्डशिप में गुजर रहे हैं, और सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी सब लोग जो हैं, अगर इनको मुल्क की फ़िक्र हो, मुल्क के हालात ये हैं, हमारी मईशत के हालात ये हैं कि जितना हमारा साल का रेवेन्यू है उसका 90% जो है वो डेट सर्विस पे चला जाता है। हमने बाहर के मुल्कों से पैसे लेके, सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से, कतर से पैसे लेके भकारी हम बने हुए हैं, और हमारी अय्याशियाँ, हमारे प्रोटोकॉल, हमारे अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन बढ़ती जा रही है, कमीशन बढ़ता जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग जो हैं मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, ये आपकी साबका पार्टी के बानी चेयरमैन अब सुना है कि कोई प्लान सी तैयार कर रहे हैं, जिस हवाले से ख़बरें नुमाइंदों के थ्रू पहुंचती रहती हैं, रिपोर्टर्स भी ख़बरें रिपोर्ट करते हैं, और ये जो इनका अपना एक सोशल मीडिया ब्रिगेड है तहरीक इंसाफ का, वो तो पता नहीं कौन कौन सी ख़बरें कौन कौन से ज़राए से दे रहे होते हैं। ये प्लान सी आपके मुताबिक क्या हो सकता है? कुछ सहाफ़ियों का कहना है, बल्कि एक सहाफ़ी मेरे प्रोग्राम में इंकशाफ करके गए, हसन अयूब साहब निजी टीवी चैनल पर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कल के प्रोग्राम में कि जी प्लान सी बड़ा ख़तरनाक है, इलेक्शन से एक दिन पहले बॉयकॉट भी किया जा सकता है इस जमात की जानिब से, और खुदा न ख्वास्ता मुल्क में दोबारा जिस तरह 9 मई हुआ था उस तरह के वाक़यात भी रूनुमा करने की कोशिश की जा सकती है। आप इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि लेसन लर्न हो गए हैं। जो 9 मई का वाक़या जो है वो तो मुझे यकीन है कि दोबारा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में दोबारा ऐसा वाक़या जो है, अल्लाह करे ना हो, और मुझे यकीन है कि ऐसा वाक़या नहीं भी होगा। बाकी कोई प्लान सी बाइकाट की बात या कोई दूसरी बात हो सकती है, लेकिन एक बात ये जो है दुरुस्त है कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर और जो पॉलिटिकल जो मेरी नॉलेज है उसके तहत निशान जो है पार्टी का, उसके बगैर इलेक्शन लड़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर आप इलेक्शन लड़ भी लें और उसके बाद जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाते हैं तो उनकी अपनी फिर प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं, तो बल्ले का निशान ना होने से
मैं समझता हूँ कि पीटीआई की मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। और ये जो मुश्किलात में इजाफा है, उन मुश्किलात तक पहुँचने का जिम्मेदार कौन है? पीटीआई खुद ही है ना? आप क्या समझते हैं? आप उस पार्टी को करीब से देख चुके हैं। मैं तो पार्टी को बहुत करीब से देखा है और मैं समझता हूँ कि जब मैं तो गवर्नर भी था और मैं तो एक बात यहाँ पर कहूँगा कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत ना होने की वजह से पार्टियों में फ़र्द वाहिद जो हैं वो फैसले करते हैं और मुशावरत का अमल जो है वो बहुत कम होता है, जिससे पार्टी को भी नुकसान होता है और उससे पाकिस्तान के अवाम को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशावरत होती और मेजॉरिटी की राय जो है वो प्रिवेल करती तो आज हालात जो हैं मुल्क में डिफरेंट होते, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ यकीनी तौर पर कि इमरान खान आज भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते। ठीक, मुझे याद है लास्ट प्रोग्राम में आप मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद थे और आप बता रहे थे जब आप गवर्नर थे तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, बुज़दार साहब के हवाले से भी जो आपने मुश्किलात को फेस किया। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मुशावरत वाली बात, तो मुशावरत तो आप कहते थे करते ही नहीं थे, वो वहाँ पे तो सिर्फ एक बात कर दी जाती तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी क्योंकि वहाँ बैठ के अपनी राय का इजहार कर सके या उनकी राय से इख्तलाफ कर सके। तो जमहूरी पार्टियाँ तो फिर ऐसे नहीं चलती। चौधरी साहब देखें जी, मैं तो यही अर्ज़ करता हूँ कि मैं अगर मुझसे पूछते हैं लोग कि भाई आपकी किसी से भी नहीं बनती, तो मेरा कसूर तो सिर्फ यही है कि मैं सच बोलता हूँ और मैं बता देता हूँ कि भाई अगर राना सनाउल्लाह पे केस जो है बनता है, फ्यूम डाली जाती है, तो मैं कह देता हूँ कि यार ये मुकदमा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर खाकान अब्बासी को अरेस्ट किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो एक दयानतदार आदमी है, अच्छा आदमी है। मिफ्ता के बारे में मेरी ओपिनियन है और लोगों के बारे में मेरी अरे जब भी सब कुछ होता रहा तब भी आप अपनी ओपिनियन का, अपनी राय का इजहार करते रहे थे चौधरी साहब। जी, मैंने आपको किसको नहीं पता कि मैं करता रहता था और मेरा जो है मैंने तो डॉक्टर फिजा कोई हाफ ए डजन टाइम मैंने ये कहा था कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ गवर्नर के ओहदे पे, तो मुझे कोई और ओहदा जो है दे दें या मैं वैसे ही बैक बेंचर पार्टी का वफादार हूँ, वफादार रहूँगा। तो ये बस बहरहाल ऐसी लोग जो हैं वो गलत फहमियाँ उन्होंने खान में डाली और मेरा सिर्फ कसूर यही था कि मैं पार्टी के अंदर भी कह देता था कि भाई अगर हमने अपने मामलात को दुरुस्त न किए तो हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी मुश्किलात जो हैं। चौधरी साहब आगे वज़ीर आज़म किसे बनता देखते हैं? क्योंकि सादा अक्सरियत के हवाले से आपने भी कहा और सब लोगों की यही राय है कि शायद किसी को मिलती दिखाई नहीं देती, मखलूत हुकूमत ही हो सकती है, मिलजुल कर हुकूमत होगी, लेकिन वज़ीर आज़म किसे बनता देखते हैं? बिलावल साहब के मुताबिक चौथी बार नवाज शरीफ साहब को बनता देखते हैं, पहली बार बिलावल को बनता देखते हैं। देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि नौजवान क़यादत जो है इस मुल्क की बागडोर संभाले। बाकी बड़ी हुकूमत कर ली है लोग, तो देखें अमेरिका जैसे मुल्क में, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सिर्फ वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म्स कर सकता है और एक टर्म भी 4 साल की है। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी ये कानून होना चाहिए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है वो 2 टर्म से ज़्यादा ना कर सके ताकि लोगों को मौका मिले। ये तो पाकिस्तान में तो हम जो है हमेशा ये कहते हैं कि ये लीडर नहीं होगा तो मुल्क नहीं रहेगा, फलां लीडर नहीं होगा मुल्क नहीं होगा। भाई बरतानिया जैसे मुल्क में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में 3 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद, 2 साल के बाद लीडर तब्दील हो जाता है, नया हो जाता है। लाइफ है सारे लीडर, तो ये सारी चीजें ठीक है। चौधरी साहब कहते हैं पाकिस्तान नहीं बच सकता, फलाना हुआ तो फलाना हुआ। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे शहर कायद की सियासत की। मुत्तहिदा के मुत्तहिद होने के बाद सियासी माहौल बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया और नून लीग से इत्तेहाद किसी मंतकी अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंच सका, जिसके बायस हम कह सकते हैं कि ताहाल जो MKM की कुछ मुश्किलात हैं उसमें कमी अभी नहीं आ सकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ख़तरा अभी तक मंडला रहा है और तहरीक इंसाफ भी शहर कायद में टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है और दावे तमाम पार्टियां कर रही हैं कि जीत उन्हीं पार्टियों का मुकद्दर ठहरेगी। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन में कम वक्त रह गया और सारा
सारा जो सिचुएशन है खुलकर सामने आ जाएगी। अब तक की जो सूरत हाल इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तरीन मौजूद है, सीनियर तरीन सियासतदान MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर सबसे पहले तो मैं आपने एक बड़ा शानदार बड़ा कामयाब जलसा किया जिसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। एक वक्त था कि हम देखते थे कि MQM के बड़े जलसे होते थे और फिर वो वक्त थोड़ा तब्दील हुआ, लेकिन इस जलसे में जो एक गर्मा गर्मी थी, एक जोश था और एक जो इंथुजिज्म, एक स्पिरिट होती है जलसे की, वो बाकायदा देखने में मिली। तो इसकी एक वजह तो मुझे ये समझ आती है कि मुत्तहिदा का मुत्तहिद होना, जो आप लोग बट गए थे मुख्तलिफ धड़ों में, जब आप लोग इकट्ठे हुए मुत्तहिद हुए तो आवाम को भी एक पैगाम गया कि अब आप लोग मुत्तहिद हैं तो अब आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है या और भी कुछ वजूहात हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त कहा। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक विजन अगर इस वक्त MQM पाकिस्तान में है तो वो सबसे बड़ा विजन हमारा ये कि यकजहती और इत्तेहाद ही हमारे अवाम को, हमारे वोटर्स को और सिंध के शहरों में रहने वालों को खास तौर पे इब्तिदा में और फिर इंशाअल्लाह ताला नॉट लुकिंग बैक, स्काई इज द लिमिट। फिर हम दही सिंध में और फिर पंजाब में भी हमने तकरीबन 40-50 सीटों पे लोगों को खड़ा किया है। बलूचिस्तान में 15 से 20 और KPK में 10-12 हमने वहाँ पर भी उम्मीदवार खड़े किए। तो इस बार हमने नेशनल ग्रोथ के साथ भी जो है वो अपने आप को जो नेशनल हमारे रिप्रेजेंटेशन उसके साथ भी कनेक्ट किया। और ये जलसा हमारे माजी के जलसों की तरह और शायद एक बड़े जलसों में से एक बड़ा जलसा था जो बड़े जलसे माजी में हुए। तो मेरे ख्याल में ये रिवाइवल हो गया। MQM अपने पैरों पे खड़ी हो गई, MQM वापस आ गई। MQM कहीं पर भी नहीं गई। हमारे मुखालिफ थे, मेरे ख्याल में उनके जहनों में, दिलों में भी देखे हम तकसीम थे, हम बिखरे हुए थे। तो इसकी वजह से तो जाहिर है कि ये मुमकिन है कि लोग मायूस थे। और इसके अलावा भी मायूस के बहुत सारे असबाब थे। जो 15 सालों का पीपल्स पार्टी का दौर इख्तिदार रहा, जो एक तरफा बिला शर्त गैर इख्तियार वसाइल में जिस तरह उनका कब्जा था, अपनी मसनूई अक्सरियत जो अंदरून सिंध की लेकर जिस तरह ज्यादा सीटें उन्हें हमेशा मिलती हैं और उन ज्यादा सीटों पर आकर जाहिर है कि फिर शहरी सिंध बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाता है। ये और बात है कि वो जिनके नाम पर वोट लेते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, उनके इलाके लड़काना हो, नवाब शाह हो, वहां पर भी कोई अगर कराची को नजरअंदाज किया, सोतेली माँ का सुलूक किया, 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी नहीं दिया उन्होंने, 15 सालों में एक इजाफी कतरा नहीं आया। K2 K3 मेरे और मुस्तफा भाई के जमाने में मुकम्मल हुआ। तो ये हमारी कलेक्टिव लीडरशिप और विजन है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता हमवार किया। और हमारा पहला टेस्ट बगैर किसी इख्तियार के, इख्तिदार के, वसाइल के मरदमशुमारी में हमने काफी अपनी लापता आबादी को बाजियाब कराया और एक कौमी असेंबली की सीट का इजाफा और 3 सूबा असेंबली के जो कराची को मिला। मेरे ख्याल में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीट एडजस्टमेंट जो कि नून लीग के साथ है, अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ रही है, क्या वजह? देखिए, हमने तकरीबन 5 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। 3 मलीर की है, 1 लियारी की और हाँ ये 4 पर कम अज कम। अच्छा, बाकी नशिस्तों पर हम लड़ रहे हैं और अगर वहाँ PMLN भी है तो हम आमने सामने। शहबाज शरीफ साहब PMLN के जो सदर है, उनका बड़ापन था कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब अगर MQM के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रही तो मैं यहाँ से विड्रॉ होता हूँ। मेरे ख्याल में अच्छा काम किया उन्होंने। मुस्तफा कमाल भाई उस सीट से एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो बाकी जगहों पर हमने GDA, PMLN, JUI वो जिस तरह आपस में तय करें, उनके साथ हमारी वसीदर मफाहिमत है कौमी एजेंडे के लिए। और ANP ने भी, GDA ने भी, जिसमें PMLF है और PMLN ने और JUI ने, इन चारों ने हमारे सबसे जो कौमी एजेंडे की बुनियादी जो हमारा नुक्ता है अव्वलीन, वो है हमारा आईनी तरमीमी बिल और आईनी तरमीम का पैकेज, जिसमें मकामी खुद मुख्तारी और मजबूत जिले, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, एज अगेंस्ट जो नोशन था कि मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत या मजबूत मरकज। अब जो कामयाबी की कुंजी है पूरी दुनिया, चाइना से लेकर फार ईस्ट में आप तो फिलीपींस को देखें, वियतनाम को देखें, मलेशिया को देखें, आप थाईलैंड को देखें, ये वो ममालिक है जिनकी तरक्की का राज उनके इंजन ऑफ ग्रोथ, उनके जिले, उनके शहर हैं। और पाकिस्तान के तमाम 130 मेयर्स हैं, 130 जिले हैं, अगर उनको एम्पावर करेंगे, बराह रास्त NFC से उनको फंड देंगे, जिस तरह बराह रास्त वफाक को फंड मिलता है, सूबों को फंड मिलता है,
वजीर आला को मिलता है, वज़राए आला को, इसी तरह 130 मेयर्स को वो फंड मिलना चाहिए। तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। और ये जो बिला वजह की एक पोलराइजेशन होती है, जिले जो चेयरमैन या मेयर हजरात हैं उनके और वजीर आला के दरमियान ख़त्म हो जाएगी। और ये सिर्फ कराची स्पेसिफिक नहीं, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान हो और इसी तरह जैकबाबाद हो, कश्मीर हो, लाड़काना, नवाबशाह, ये सब के मेयर को एम्पावर करना, वहाँ की काउंसिल को एम्पावर करना बड़ा आसान, पूरी दुनिया में तरीका यही मुरव्वज है। हम अनोखे, दुनिया उस तरफ जा रही है, हम इस तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जलसे में भी लोगों का आना और पूरे मुल्क में एक माहौल बनना और MQM की कौमी सतह पर भी अहमियत अभी से उजागर होना, फिर इस्लामाबाद में भी MQM की पद जगह जगह नजर आएगी, क्योंकि वहाँ से भी, इस्लामाबाद और पिंडी से भी हमारे कौमी असेंबली के डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में तो आप लोगों की जगह पहले भी नजर आती है, किसी भी हुकूमत के साथ आप लोग कोलिशन में होते हैं, फिर कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ भी होती हैं, नाराज़गियों का इजहार भी कर दिया जाता है, फिर आप लोगों को मना भी लिया जाता है। इस पर MQM को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा माजी में, जिसको आप जानते हैं। और मैं आपसे आज ये समझना चाहूँगी कि जब आप लोग हुकूमतों के साथ होते हैं, अपने मसाइल होते हैं जो आप लोग उनके सामने रखते हैं, फिर आपको मना भी लिया जाता है, लेकिन आप पर तनकीद ही होती है कि आप हुकूमत के साथ भी होते हैं, फिर कर भी कुछ नहीं पा रहे होते हैं, फिर तनकीद भी कर रहे होते हैं। तो जो रूठने मनाने का सिलसिला होता है उसमें फ़ायदा तो MQM को ही हो जाता है, अवाम अक्सर नाराज़ होती है, गिला भी कर जाती है। देखिए, ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त, ये तासुर है, ठीक है। और इसमें जाहिर है कि MQM की हिकमत अमली में कहीं फैसलों जो एक वाज़ेह फैसला होना चाहिए, उसकी भी माजी में जिसकी वजह से ये तनकीद और इसका ब्रंट हम आवाम में जब जाते हैं तो फेस करते हैं। आप इस तनकीद को यानी संजीदगी से ले रहे हैं, इसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आगे जाके आपको मौका मिलता है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। इसीलिए जब मुस्तफा कमाल भाई और मैं वापस पार्टी में आए तो खालिद भाई के साथ यही बात तय हुई कि हम अब हुकूमत बनाने के लिए मुज़ाकरात और मफाहमत नहीं करेंगे, हम एक कौमी एजेंडे पर मुज़ाकरात, मफाहमत और हमारे और पूरे मुल्क के बुनियादी मसाइल जो ज़िले खुद मुख्तारी का है, मजबूत ज़िले, मजबूत पाकिस्तान, हमारा फोकस उस पर होगा। और NFC से बराह रास्त फंड्स भी ज़िलों को मिलने चाहिए, इख्तियारात और जो फैसले करने का इख्तियार है वो भी लिस्टेड हो, उसकी फहरिस्त भी तो रीडिफाइन किया हमने आर्टिकल 140 को इस तरमीम बिल में। तो हम अब मेरे ख्याल में जो आगे हुकूमत बनाने के लिए मुज़ाकरात होंगे उसमें हुकूमत में जाना, वजारतें लेना, इक़्तिदार में जाना, ये हमारी तरजीहात में होगी। इख्तियारात लेना निचली सतह पर, वसाइल लेना निचली सतह पर, अवाम के बुनियादी मसाइल करना, ये होगा। और हमें देखेंगे ठोक बजा कर देखने के बाद कि इसकी यकीनदानी है, इसके माइलस्टोन्स हैं, रोड मैप है और ये इम्प्लीमेंट होगा। और इसके गवाह शायद सीनियर मीडिया के लोगों को हम बनाएं, वो भी उस पर दस्तखत करें, वो गवाह बने, सीनियर रिटायर्ड जुडिशरी के लोगों को हम बनाएं, तो शायद हम हुकूमत में जाएं। वरना हुकूमत में जाने से ज्यादा हम हुकूमत बनाने में तो किसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत में जाना हमारी तरजीहात में नहीं है। यानी जब आप जिनके नाम ले रहे हैं कि दस्तखत करने के लिए, जो लोग आप कह रहे हैं कि दस्तखत करेंगे, तो यानी आपकी जमानत देंगे वो दस्तखत करके? जमानत नहीं, कम से कम वो ये कहेंगे भाई ये इनके पास चॉइस नहीं है, ये एक इलाका, ये छोटी जमात है। 3 बड़ी जमातें रही हैं पाकिस्तान में जिनकी बारियां आई हैं, एक PMLN है, एक पीपल्स पार्टी और तीसरी अगर लेने तो PTI ने भी बहरहाल एक वजीर आज़म और एक हुकूमत तो बनाई ना वहाँ पर, और सूबों में पंजाब में और KPK में उनकी हुकूमतें बनती रही। तो मेरा ये कहना है कि ये जमातें जब हुकूमतें बनाती हैं तो असल में इन सारी जमातों को ये सोचना है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत डीरेल भी होती है, कमज़ोर हो जाती है, हुकूमतों के पास सादा अक्सरियत होती है, 2/3 नहीं होता, तो वो जो आईनी तरमीमी बिल है उसके लिए कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। अगर वो कौमी एजेंडा ना हुआ तो जो हुकूमतें आती रहेंगी वो इतनी मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगी। सियासी जमहूरी अमल को आइंदा चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि इख्तिदार या तो मरकज़ में और मरकज़ से भी चैलेंजेस से मुझे याद आया डॉक्टर साहब, ये 18वीं तरमीम इसको पीपल्स पार्टी अपना एक कौम के लिए बहुत बड़ा तोहफा समझती है, और बारहा वो ये कहते हैं कि जी हमने अगर मुल्क के लिए जो किया उसमें 18वीं तरमीम बहुत बड़ा तोहफा है। तो 18वीं तरमीम पर अब ये जो मौक़िफ़ है जो पीपल्स पार्टी से हट के जिन जमातों का आया है, आपकी जमात का भी बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ है, इसके हवाले से ज़रा कॉमेंट कीजिएगा। MQM कहाँ स्टैंड करती है 18वीं तरमीम को लेकर आगे? जी 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 18वीं तरमीम आने से पहले ही उन्होंने अपने जो मज़मूम मकासद थे ना, हर चीज हथियाने के, हर मतलब जो हवस इख्तिदार है, मज़मूम मकासद कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के? देखो मकासद ये कि वाटर बोर्ड पूरी दुनिया में हर जगह
वो एक मकामी और जिले हुकूमत बल्दियात के जेर तहत आता है। 2008 में ले लिया, 2010 में 18वीं तरमीम आई। बिल्डिंग कंट्रोल को, कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले लिया, जहां 20-25 लाख की रिश्वतों से नक्शे पास हो जाते थे, 12 खाता था, फिजिबिलिटी थी, आवाम पर बोझ नहीं पड़ता। वहाँ 10 करोड़ की रिश्वतों का बाजार गर्म होता है उन नक्शों को पास करने के लिए। अरबों खरबों रुपए कमाए जाते हैं, जायदादें अमलाक बनाई जाती हैं, और उसके बाद K4 आज तक उसको सुबह का सवेरा देखना नसीब नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद कहा कि मेरे अपने घर में टैंकर से पानी आता है। बड़े शर्म की बात है, एक चेयरमैन किसी पार्टी का अगर ये बात करेगा तो आप बताइए कि उसके बाद फिर तो वाटर बोर्ड तो 15 सालों से आपके पास है। ये तो आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए। आपके वजीर आला कायम अली शाह, मुराद अली शाह, फिर आपके वजीर बल्दियात नासिर शाह, कोई भी था, तो आप बताएं ना कि फिर उन्होंने क्यों डिलीवर नहीं किया। K4 क्यों नहीं आया, K2 मैंने डिलीवर किया 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी, मुस्तफा कमाल भाई ने K3 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी, K4 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी 12 सालों में आसानी से आ जाता, 3 फेजेस में होता। लेकिन उस 4 मरतबा संगे बुनियाद रखा, चौथी मरतबा वजीर आला हाउस में खुर्शीद शाह उस मिनिस्ट्री में थे, तो खुर्शीद शाह से, मुराद अली शाह से सवाल पूछा बिलाल भुट्टो ने, क्या इस मरतबा ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। तो खुद एक्सपोजर है, क्या वो पंजाब में ही कह रहे कि मुझे वजीर आजम बनाए, 1 मरतबा तीर को वोट दें, 4 मरतबा वजीर आजम बनने वालों को मत वोट दें, चले। लेकिन पंजाब में ये भी तो कहे कि आपने कोई मॉडल सिटी बनाया, कराची को आपने 65 करोड़ गैलन पानी दिया, 20 बसें आई थी ग्रीन वो ट्रांसपोर्ट की, वो सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। जो लाइनें बनी वो भी वफाक ने कुछ बनाई, एक आध आपने बनाई, वो अधूरी पड़ी। ट्रेनें चलनी चाहिए लाहौर में, शर्म आनी चाहिए। 15 साल के यकतरफा इख्तिदार के बाद भी आप ये दावा कर रहे हैं कि आप वजीर आजम बनेंगे। अच्छा बनेंगे भी और कुछ अक्सरियत मिल भी गई तो MQM के वोट के बगैर और सिंध को साथ लिए बगैर क्या बन सकते हैं। एक गैर मुस्तहकम सिंध, एक कमजोर सिंध, एक कमजोर कराची जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, वो अब सूबे के वसाइल अगर नहीं दे सका, मरकज के नहीं दे सका, तो आप कैसे आगे की हुकूमत। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी बात से एक जहन में सवाल आता है कि आप कह रहे हैं कैसे बन सकते हैं, लेकिन बड़ी कॉन्फिडेंट है पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब जहाँ जाके बात कर रहे हैं, खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं सियासी मुखालिफिन पर, और ये दावा भी कर रहे हैं कि जीत उनका मुकद्दर ठहरेगी। और रही बात सिंध की, सिंध को तो अपना गढ़ कहा जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी सिंध को अपना किला समझती है कि किला है उनका। वो बड़े कॉन्फिडेंट है, पूरे एतमाद है। वो कहते हैं कितना भी इत्तेहाद हो जाए, हमारे खिलाफ बन जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 सालों में उन्हें जितना कमाना था कमा लिया। उनकी वजह से अगर सिंध में ही महदूद रहेंगे तो कोई बात नहीं। सिंध पे तो अपनी मसनूई आबादी की अक्सरियत जो हर, यानी सिंध में आप पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं आगे भी। आप कह रहे हैं कि सिंध में अगर महदूद रहेंगे, आगे भी सिंध में आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सिंध कि जो अपनी बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी को लेकर अगर पूरे मुल्क में लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब तक 15 सालों से तो दही सिंध शहरों में झोंक रहे थे ना, बाकी पैसों की रेल पेल से कितने वोट खरीद लेंगे। नजरिया की वोट पीपल्स पार्टी का खत्म हो गया। आप कह रहे पीपल्स पार्टी पैसे दे के वोट खरीदती है? वोट भी खरीदती है। प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो देखिए ना, 15 सालों की लेगेसी बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी की, जिन अफसरों को लगाया 15 सालों में स्कूलों में जिन अफसरों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को अपॉइंट किया, ज्यादातर उन्हीं में से प्रिजाइडिंग अफसर बनेंगे ना, चाहे कराची में, लड़काना में, नवाबशाह में। मैं समझता हूँ कि ये उनको अगर एक एज हासिल है और इसकी बुनियाद पर आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है इंतखाब जीतने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, अवाम के साथ खिलवाड़, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना। देखे ना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में जो लेगेसी छोड़ी, आज मेरे बच्चों का कोटा सिस्टम मेरिट का कत्ल करता है मेरे बच्चों का। फिर नौकरियों में मुझे 5 लाख नौकरियां मेरे अपने कोटे की नहीं मिली, जाली डोमिसाइल, यानी कराची का डोमिसाइल सिस्टम फ्रेजाइल है। अब ये बात आगे बढ़ के इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बोर्ड में 50% से भी कम रिजल्ट है मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का। 1 लाख बच्चा इंटरमीडिएट में फेल
फेल हुआ है और 2 लाख बच्चे मैट्रिक में फेल हुए हैं। कराची का रिजल्ट मैट्रिक का 85% रहता था, इंटरमीडिएट का 80-85% रहता था, आज 50% से कम है। तो ये एक नई जो है हमारे लिए एक उन्होंने इशू खड़ा कर दिया है कि कितनी पोलराइजेशन करेंगे, कितना यहाँ के लोगों को दीवार से लगाएंगे। 15 साल में अगर खुदा की कसम 65 करोड़ गैलन सिर्फ पानी दे देते, सर्कुलर ट्रेन चला देते, जो कि जायका ने बार बार आके मिन्नतें की कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट, बिल्ड ऑपरेट, आप जिस पर आ जाएं ये ले लें, सिर्फ रिहेबिलिटेशन का प्लान दे दे, 25,000 लोग जो डिस्प्लेस होंगे वो नहीं दिया। एक सवाल ये कि अगर आगे सिंध में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाती है, आप लोग सीट्स ले जाते हैं कराची से, चले मान लेते हैं, लेकिन अंदरून सिंध में वोट बैंक बहरहाल पीपल्स पार्टी का मजबूत है, जिस तरह कि आपने खुद ही इस प्रोग्राम में मान लिया कि अगर सिंध से वो जीत जाएं तो सिंध में अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की होती है, आप लोगों की सीटें भी आप लोग जीत जाते हैं कराची में, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कल को जाके फिर जो आपका वर्किंग रिलेशनशिप होगा उसमें वही रोना हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जिस तरह के मेयर कराची, मुझे वसीम अख्तर साहब ज़्यादा याद आ जाते हैं कि बड़ी बेबसी लाचारी के साथ उस स्क्रीन पर आते थे कि जी मैं तो बेबस हूँ, मैं क्या करूँ, फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, करना चाहता हूँ कर नहीं सकता हूँ। तो सिंध में हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की बनती है तब भी आप लोग उस तरह परफॉर्म कैसे कर सकेंगे? क्योंकि आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध में ब्यूरोक्रेसी आपको काम नहीं करने देती, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होती, तो आप लोग जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, तो फिर मेरा एक वे आउट तो है ना कि मैंने PMLF को, PMLN को, JUI को, AMP किया हुआ है कि देखें सूबे बनाने में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी सियासी गहरी पोलराइजेशन है, उसमें मनाफरत जो है और इश्तियाल भी बहुत है, ब्लड शेड नजर आता है, मुझे खूनरेजी होती है। MKM ने अपने इस अगर दिलों में लोगों की ख्वाहिश थी भी सिंध के शहरी इलाकों में, कराची और हैदराबाद में खास तौर पर, तो हमने तो इस मुतालबे को, इस ख्वाहिश को बहुत पीछे रखकर कौम परस्तों को भी कहा ना कि पीपल्स पार्टी ये पोलराइजेशन करके दही और अर्बन सिंध के बीच में खलीज को इतना बढ़ा रही है कि जिसको बांटना मुश्किल होगा। ये 5 साल आखिरी हैं कौम परस्तों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। अब भी उनकी रविश, उनकी हुक्मरानी बददियानती, बदनीयती, बदउनवानी, करप्ट तरीन हुक्मरानी इसी तरह की रही, तो फिर 5 साल के बाद जो तहरीक शहरी सिंध से भी सूबों की चलेगी, MKM के बस में नहीं होगा उसको रोकना। फिर उसके बाद जो कुछ होगा मैं शायद उसको प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहता। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अभी आपने कुछ प्रेडिक्ट कर दिए है फारूक सत्तार साहब, आप कह रहे हैं कि तहरीकें चल सकती हैं वहां से। देखें, हाँ ये है, देखें फिजा बात सुन ले कि मैं फिर कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं करूंगा। हाँ, मुतालबात की एक लिस्ट सारे मीडिया को, एडिटर्स को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जहाँ जहाँ रियासती इदारे उनके बड़े हैं, हुकूमती इदारे, पार्लियामान, वहां भिजवा दूंगा। कोई हमने साइन वाइन वर्किंग रिलेशनशिप का पीपल्स पार्टी से करके खामा खाई अपने लिए बदनामी नहीं बोल लेनी, लेकिन हम बता देंगे कि 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का अगर अल्लाह ना करे फिर, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि GDA भी सीटें निकालेगी, JUI भी निकालेगी और नवाब शाह, मीरपुर खास और सक्कर, ये 3 सीटें जो हमारी छीनी जाती थी ये हम निकालेंगे। और 3 सीटें सूबों में जो इजाफी हुई है, जो कराची में इंटीरियर सिंध से, वो 3 सीटें हम निकालेंगे। तो एक बैलेंस होगा इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा। इतना आसान नहीं है, वो कहते हैं ना कि ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पंजाब के लोगों को राम करते करते अपनी बुनियाद, तो ये एलिमेंट भी है। ऐसा नहीं, मैं तो कहता हूँ खुदा ना खास्ता फिर भी अगर आप बना लेंगे तो सिंध तक महदूद है, क्योंकि आपके पास कोई मॉडल नहीं है। सिंध जो गोरख हिल का मंसूबा था दादू का, ये दूसरी बार आपने कह दिया इसी प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध तक महदूद रह जाती है, यानी आगे सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की देखते हैं। नहीं देखता, मैं तो कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा यही होगा, लेकिन फिर 5 साल के बाद क्या होगा? जी खुदा ना खास्ता कह रहे ऐसा हो गया, ठीक है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता, लेकिन मैं इस रेस से दस्तबरदार नहीं हुआ। मैंने तो जलसे में कहा कि हम ये 15 साल की डॉक्टर साहब फिर जरा मुझे दोबारा समझा दें कि अगर सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होती है आपके मुताबिक, खुदा ना खास्ता, तो फिर अगर MKM के पास वोट आपको मिल भी जाता है कराची से, हैदराबाद से, तो आप क्या इस पोजीशन में होंगे कि आप लोग जो डिलीवर करना चाहते हैं वो कर सके हुकूमत, अगर पीपल्स पार्टी की हो? कराची से, हैदराबाद से, सक्कर से, मीरपुर खास से, नवाब शाह से इंशाल्लाह वोट मिल जाता है। और फिर भी अगर मार्जिनली कोई अगर ये प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास ये आईनी तरमीमी बिल है ना,
और ये आईनी तरमीमी बिल तो वफाक में जाएगा, और वफाक में फिर अगर जिसकी हुकूमत बनती है और उसमें अगर 2/3 अक्सरियत इसी तरह हम सब मिलकर ANP, JUI, PMLF और पाकिस्तान PMLN और MKM पांचों मिलकर और छोटी जमातें जो बलूचिस्तान की होगी उनके साथ मिलकर ले लेते हैं, तो फिर 18वीं तरमीम का ये जो तोड़ है कि भाई कुछ इख्तियारात लेके हमें बल्दियात को रीडिफाइन करना, आर्टिकल 148 को हमने तो तोड़ पहले से बना दिए, PMLN को उस पर एग्री करा लिया, JUI है, PMLF है, ANP है और इंशाल्लाह बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टी वो भी कहती है कि हम मेयर को और काउंसिल को इख्तियारात देने के हक में हैं। लाड़काना के मेयर को इख्तियार मिलेगा, लाड़काना वाला नवाब शाह वाला भी अब सोच के वोट देगा कि भाई ये जो MKM का पैकेज है हम MKM को वोट नहीं दे रहे। क्या पीपल्स पार्टी MKM के इस आईनी तरमीमी बिल को सपोर्ट करती है? पीपल्स पार्टी सिर्फ सूबों और मरकज में ये इख्तियार जो इख्तियार है वो क्यों नहीं ये इख्तियार, वसाइल और इख्तियार नीचे मेयर को ट्रांसफर करती? पीपल्स पार्टी के मेयर होंगे ना, तो क्यों नहीं करती है? लाड़काना के अवाम को बाइख्तियार क्यों नहीं बनाती? तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है ये जो बैटल फील्ड है, इसमें बड़े लैंड माइन्स बिछ गए हैं, कदम फूंक फूंक के रखना होगा। वहाँ के अवाम को वहाँ का मेयर बाइख्तियार चाहिए, नवाब शाह, जैकोबाद, कश्मीर के अवाम को, क्योंकि उनके 50,000 स्कूल सही नहीं है सिंध के। एक वजीर आला, एक वजीर तालीम, 50,000 स्कूलों की अकाउंटेबिलिटी उनसे आप कैसे करेंगे? आपने जैसे कि बताया, आपने काफी डिटेल में बताया कि ये पार्टी तमाम पार्टी, उसका नाम लिया आपने विफाक के हवाले से, तो विफाक में क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी भी अगर कोई मखलूत हुकूमत बनती है तो पीपल्स पार्टी भी आपको नज़र आएगी विफाक में, अगर नून लीग भी जीत जाती है? तो मेरे ख्याल में जितनी दीगर जमातें हैं अगर वो इस एजेंडे पर मुत्तफिक है तो पीपल्स पार्टी को भी इस मरतबा ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो, ये डेवोल्यूशन को मंतक़ी अंजाम तक ले जाना। 18वीं तरमीम के अंदर जो गुड मूड हो गए हैं सारे, जो कचरा उठाने के, निकासी आपके, फरामी आपके, कम्युनिटी पुलिसिंग के, इलाकाई सिक्योरिटी के, मोहल्ला कमेटियों के, फिर हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान, फिर उसके बाद कच्ची आबादियाँ, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट तक तालीम, घरेलू जो छोटी घरेलू सनतें, फिर छोटे मोटे जो लोगों को कामकाज कारोबार, तो 50 मेगावाट का प्लान बन गया। तो आखिरी एक मिनट है डॉक्टर साहब, ठीक है, आखिरी एक मिनट है, मैं आपका कमेंट चाहूँगी ज़रा, आखिरी एक मिनट। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, बिलावल साहब लाहौर से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब में क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप बिलावल का, पीपल्स पार्टी का? देखिए, अगर कोई मॉडल होता ना उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ये नहीं कि वो 4 बार ना बने और मैं तो भाई उनमें से 4 बार जिसको नहीं बनाना बात कर ले, किसी और को बनाए, चले, यहाँ तक तो बात हो गई। लेकिन वो 4 बार ना बने, मैं 1 बार बन जाऊं, तो भाई तुमने 15 साल तुम्हारे बाबा जान ने और तुमने किया क्या सिंध? अगर तुम्हारे बाबा जान ने 15 सालों में, तुम अगर ये कहते कि कराची मॉडल है, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार के जमाने में कराची वाज द फास्टेस्ट यानी बिलावल आपको लाहौर से जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे? नहीं नजर आते ना भाई। कराची को जदीद मौजूदड़ो हड़प्पा बना दिया आपने 15 साल से पानी नहीं दिया, कम्युनिटी पुलिस नहीं दी आपने, सर्कुलर ट्रेन नहीं दी, कोई निज़ाम आपने नहीं दिया, बल्दियाती इख्तियारात नहीं दिए, तो आप लाहौर के अवाम को क्या बेच रहे हैं? आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं। आपके बाबा जान ने आपको मरवा दिया है, आपके हाथों में कशकोल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वोटों की भीख मांग रहे। क्या सेल कर रहे हैं आप सिंध से? आप बताएं ना कि 15 सालों में आपने पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का लहू बेचा, उसका सौदा किया, MK को भी झांसा दिया, 70 सीटें कराची में यूसी की हमारी कम कर दी, अपने कम आबादी पे वोट पे हल्के, हमारे ज्यादा आबादी। तो लाहौर में जाकर भी आप इसी तरह की हरकतें करेंगे? कैसे करेंगे? सिर्फ आप लोगों को झूठी तसल्लियां देकर आप इस तरह लोगों से आप वोट नहीं ले सकते। ये मेरे ख्याल में 1970 का ज़माना था, वो अलग था। मेरे ख्याल में मोहतरमा जब तक जिंदा थी, उनकी शहादत ने आपको ये 15 साल दे दिए। अब मेरे ख्याल में उनकी शहादत को मजीद आप नहीं बेच सकते। सिर्फ ये चूरन अब सिर्फ अकेला नहीं बिकेगा, इसके साथ कोई परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का पैकेज होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।